नमस्कार। आज हम कक्षा 12 हिंदी केंद्रित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के पाठ 11 भक्तिन के दूसरे और अंतिम भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। भक्तिन की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। इस सत्र की समाप्ति पर विद्यार्थी भक्तिन के जीवन के चौथे परिच्छेद का सार लिख सकेंगे। भक्तिन द्वारा पकाए जाने वाले ग्रामीण भोजन की सूची बना सकेंगे। भक्तिन के दुर्गुणों के बारे में टिप्पणी कर सकेंगे। भक्तिन की सेवा भावना व लेखिका से उसके अटूट संबंध को लिखकर व्यक्त कर सकेंगे। विशिष्ट भाषा प्रयोगों को समझकर उनके अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। आइए पिछले सत्र को दोहराएं। भक्तिन में लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का चित्रण किया है। लेखिका के घर में काम करना शुरू करने से पहले भक्तिन ने संघर्षशील व स्वाभिमानी जीवन जिया और जीवन की राह बदलने का निर्णय लिया। उसके जीवन को महादेवी ने 4 परिच्छेद में बांटा है। प्रथम परिच्छेद में सौतेली माता के कहने पर उसके पिता द्वारा उसका कम उम्र में विवाह करने व पिता की मृत्यु के बाद विमाता द्वारा लक्ष्मी से बुरा व्यवहार करने का वर्णन है। दूसरे परिच्छेद में लक्ष्मी यानी भक्तिन द्वारा 3 बेटियों को जन्म देने के कारण उसकी सास व जेठानियों द्वारा उसकी उपेक्षा करने, उसके पति व बड़े दामाद की मृत्यु का वर्णन है। तीसरे परिच्छेद में पंचों द्वारा उसकी बेटी की जबरन शादी के बाद जमींदार द्वारा अपमानित होने पर कमाई के उद्देश्य से उसके शहर आने का वर्णन है। भक्तिन भाग 2 पाठ्य वस्तु का सार। अंतिम परिच्छेद में गांव से शहर आकर भक्तिन के महादेवी के घर रहकर काम करने, भक्तिन की सेवा भावना, उसके गुण दोषों और महादेवी से अटूट संबंध का वर्णन है। इसमें सबसे पहले भक्तिन छूत पाक के अनुसार चौके की सीमा तय करती है। भक्तिन लेखिका को ग्रामीण भोजन खिलाती है, परंतु खुद शहर का रसगुल्ला नहीं खाती और महादेवी को देहाती बना देती है। लेखिका द्वारा गुणों के साथ साथ भक्तिन के दुर्गुणों के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे पूरा सच न बोलना, पैसे छिपाना, बात बदल कर कहना, जिद्दी होना आदि। भक्तिन द्वारा शास्त्र की बातों को अपने अनुसार बदलने के संदर्भ में बाल मुड़वाने के उदाहरण का वर्णन भी लेखिका ने किया है। भक्तिन द्वारा लेखिका की मदद के लिए हर समय तैयार रहने का वर्णन भी लेखिका ने किया है। भक्तिन के स्वतंत्र व्यक्तित्व की तुलना लेखिका ने आंगन के अंधेरे उजाले, गुलाब व आम से की है। भक्तिन की सहज बुद्धि व कवियों के बारे में राय का वर्णन भी किया गया है। लेखिका को कारागार भेजने की बात पर भक्तिन द्वारा साथ जाने की जिद करना और अधूरा पर मार्मिक अंत इसमें लेखिका ने लिखा है। आइए पाठ्य वस्तु को विस्तार से समझें। आज की हमारी पाठ्य वस्तु में भक्तिन के जीवन का चौथा व अंतिम परिच्छेद है। इसकी शुरुआत में शहर में लेखिका के पास रहकर उसके घर वह काम करती है। वह सुबह नहाकर लेखिका की धुली साड़ी पहनकर जप करती व अर्घ्य देती है। यहाँ अर्घ्य देने का तात्पर्य है जल अर्पित करना। कोयले की रेखा खींचकर चौके की सीमा तय की
और छूत पाक पर प्राण देने वालों का ध्यान कर लेखिका उसी सीमा में बैठकर मोटी चित्तीदार रोटियां, दाल आदि खाती। यहाँ चौके का अर्थ है रसोई घर। भक्तिन ने लेखिका को बताया कि उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले हैं। यहाँ अजिया सास का अर्थ है दादी सास, पितिया ससुर का अर्थ है पति के चाचा। भक्तिन के लेक्चर के बाद लेखिका शहर व देहात के जीवन में अंतर पर विचार करती रही। भक्तिन ने लेखिका को भी देहाती बना दिया, क्योंकि वह उसे ग्रामीण भोजन खिलाती थी, जैसे ज्वार के भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी, सफेद महुए की लपसी आदि। यहाँ विद्यार्थी ध्यान देंगे कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण लेखिका को देहाती बना दिया भक्तिन ने, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। दूसरा कारण है वह उसे रात का बासी भोजन खिला देती थी, यह कहकर कि मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से अच्छा लगता है और तिल के पुए ठंडे अच्छे लगते हैं। यहाँ जिन भोजन का जिक्र है उसे विद्यार्थी ध्यान देंगे। लेखिका की साड़ी को इस तरह वह तह करती थी कि वह सलवटों से भर जाती थी। लेखिका ने भक्तिन की अच्छाइयों के साथ साथ कमियों का जिक्र किया है, इसलिए भक्तिन अच्छी है पर उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। यह कमियां इस प्रकार हैं, वह पूरा सच नहीं बोलती थी, वह नरो व कुंजरो व कहने में नहीं विश्वास करती थी, अर्थात द्विअर्थी संवाद नहीं बोलती थी। यहाँ नरो व कुंजरो व जो कथा है वह महाभारत की कथा और अश्वत्थामा से जुड़ी हुई कथा है। इसका तात्पर्य है कि द्विअर्थी संवाद होना। तो भक्तिन जो है द्विअर्थी संवाद नहीं बोलती थी और पूरा सच भी नहीं बोलती थी। लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को भंडार घर की मटकी में छिपा कर रखती थी। इस पर संकेत करने पर वह तर्क वितर्क करती थी। लेखिका के क्रोध से बचने के लिए वह बातों को बदल कर कह देती थी। वह दूसरों को अपने अनुसार बदल लेती थी, परंतु स्वयं बिल्कुल भी नहीं बदलती थी। ये भक्तिन के दुर्गुण हैं जिसका जिक्र लेखिका ने किया है। शास्त्र का प्रश्न भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इस पर कि शास्त्र के प्रश्न को वह कैसे सुलझा लेती थी। शास्त्र के इस प्रसंग में चूड़ा कर्म शब्द आया है जिसका अर्थ है बाल मुड़वाना। भक्तिन क्या करती थी कि वह प्रत्येक गुरुवार को नापित या नाई को बुलाकर उसके उस्तरे पर गंगा जल छिड़क कर चूड़ा कर्म करवाती थी, यानी बाल मुड़वाती थी। लेखिका द्वारा पूछने पर कहती थी, शास्त्रों में लिखा है तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। लेखिका द्वारा सबको नाम लिखना सिखाने के नियम को उसने अपने घर के कामों का हवाला देकर टाल दिया, पर अन्य की इंस्पेक्टर बन गई। यानी दूसरे काम करने वाले लोगों को जब लेखिका सिखाती थी तो वह उनका निरीक्षण करती थी और उनमें सुधार बताती थी। वह लेखिका की मदद के लिए दिन रात तैयार रहती थी। लेखिका की वह मदद किस प्रकार करती थी, यहाँ पर कुछ प्रसंग या उदाहरण दिए गए हैं। जैसे महादेवी की उत्तर पुस्तिकाओं को बांध कर रखती, अधूरे चित्रों व रंग की प्याली को रखती, लेखिका को दही का शरबत व तुलसी की चाय देकर उसकी भूख शांत करती, लेखिका के जानवरों का ध्यान रखती, रात को लेखिका के बाद सोती और सुबह उससे पहले जगती आदि।
बद्रीनाथ व केदारनाथ की यात्रा में वह लेखिका की रक्षक बनी। युद्ध के समय भी लेखिका को छोड़कर बेटी दामाद के साथ वह नहीं गई। लेखिका की रक्षा हेतु उन्हें गांव ले जाने के लिए अपने संचित धन खर्च करने व व्यवस्था करने का भी उसने आश्वासन दिया था। लेखिका ने भक्तिन से अपना आत्मीय संबंध माना है। भक्तिन स्वयं को लेखिका की संरक्षिका मानती थी। लेखिका उसे सेविका नहीं मानती थी, क्योंकि वह चाहकर उसे हटा नहीं सकती थी और भक्तिन उसे छोड़कर जाने वाली नहीं थी। यानी दोनों के बीच में बड़ा ही गहरा और अटूट संबंध था। लेखिका ने भक्तिन की तुलना आंगन में आने वाले अंधेरे उजाले, गुलाब व आम से की है, क्योंकि इनके समान उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है और वह भी सुख दुख दोनों देती है। लेखिका के घर आने जाने वाले परिचितों व साहित्यकारों को भक्तिन उतना ही सम्मान देती थी जितना वे लेखिका को सम्मान देते थे। इससे उसकी सहज बुद्धि का पता चलता है। यहां सहज बुद्धि का अर्थ है सामान्य या जन्मजात बुद्धि, और एक और शब्द इसमें आया है विस्मित, जिसका तात्पर्य है आश्चर्यचकित करना। लेखिका के अनुसार भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित करने वाली थी, क्योंकि लेखिका के घर आने वाले परिचितों व साहित्यकारों को वह उतना ही सम्मान देती थी जितना वे लेखिका को सम्मान देते थे। कवियों के बारे में भक्तिन की मान्यता है कि उनके पास कोई काम नहीं होता और वे केवल गली गली गाते बजाते फिरते हैं। वैसे भक्तिन कारागार से बहुत डरती थी। कारागार का अर्थ बंदी गृह या जेल है। वैसे भक्तिन कारागार से बहुत डरती थी, पर लेखिका को कारागार में भेजने की बात पर वह उनके साथ जाने की बात कहती। ऐसा न होने पर बड़े लाट तक लड़ने की बात कहती। बड़े लाट यानी बड़े अफसर तक। भक्तिन यह मानती थी कि यदि उसकी मालकिन के साथ उसे जेल में न भेजा गया तो वह बड़े अफसर तक जाकर के और झगड़ा करेगी, संघर्ष करेगी। लेखिका सोचती है कि हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु नजदीक आने पर वह या भक्तिन क्या करेगी। लेखिका ने यह कहानी अधूरी रखी है, क्योंकि वह भक्तिन को खोकर इसे पूरा नहीं करना चाहती। अब विशिष्ट बिंदुओं पर कुछ विशेष संवाद करते हैं। लेखिका ने लिखा है कि भक्तिन अच्छी है, पर उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। यहां विद्यार्थी ध्यान देंगे कि इसमें भक्तिन की कमियों का उल्लेख करना है। अब भक्तिन की कमियां क्या बताई गई है? वह पूरा सच नहीं बोलती थी। लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को भंडार घर की मटकी में छिपाकर रख देती थी। संकेत करने पर वह तर्क वितर्क करती थी। यदि कोई उसे कहता था कि ये पैसे उठाकर तुमने रखे हैं, तो वह उसके साथ बहस करने लगती थी। लेखिका के क्रोध से बचने के लिए बातों को बदल कर कह देती थी। वह दूसरों को अपने अनुसार बदल लेती थी, परंतु स्वयं बिल्कुल भी नहीं बदलती थी, अर्थात वह जिद्दी भी थी। लेखिका ने एक जगह लिखा है कि शास्त्र का प्रश्न भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। इसमें उन्होंने चूड़ा कर्म का उल्लेख किया है। शास्त्र के प्रश्न पर हमें लिखना चाहिए कि वह प्रत्येक गुरुवार को नापित को बुलाकर उसके उस्तरे पर गंगा जल छिड़ककर बाल मुड़वाती थी या सिर घुटाती थी। लेखिका यह कहती है कि स्त्रियों का सिर घुटाना उसे अच्छा नहीं लगता, और यह बात वह भक्तिन से कहती थी। लेकिन इस पर भक्तिन कहती थी, शास्त्रों में लिखा है तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, यानी
सिर मुड़ाना कोई बुरी बात नहीं है। अब अवधारणा को प्रवाह चित्र से समझें। भक्तिन का छूत पाक के अनुसार चौके की सीमा तय करना, भक्तिन द्वारा लेखिका को ग्रामीण भोजन खिलाना, खुद शहर का रसगुल्ला न खाना, भक्तिन के दुर्गुणों का इसमें उल्लेख है, जैसे पूरा सच न बोलना, पैसे छिपाना, बात बदलकर कहना, जिद्दी होना आदि। शास्त्र की बातों को अपने अनुसार बदलना, इसमें बाल मुड़वाने या सिर घुटाने का प्रसंग है। भक्तिन का लेखिका की मदद के लिए हर समय तैयार रहना, भक्तिन के स्वतंत्र व्यक्तित्व की तुलना आंगन के अंधेरे उजाले गुलाब व आम से करना, भक्तिन की सहज बुद्धि व कवियों के बारे में उसकी राय का जिक्र करना, लेखिका को कारागार भेजने की बात पर खुद साथ जाने की जिद करना और कहानी का अंत अधूरा है, लेकिन लेखिका ने इसे एक मार्मिक अंत प्रदान किया है। आइए अपने संदेह भी दूर करें। भक्तिन ने लेखिका को देहाती बना दिया। कैसे देहाती बना दिया? इसमें हमें लिखना चाहिए कि वह उसे ग्रामीण भोजन खिलाती थी, जैसे ज्वार के भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी, सफेद महुए की लपसी आदि। तो खान पान के दृष्टिकोण से उसे ग्रामीण बना दिया। साथ ही साथ रात का बासी भोजन खिला देती थी, जैसे मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से अच्छा लगता है या तिल के ठंडे पुए अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार वह लेखिका की साड़ी को इस प्रकार तह करती थी कि वह सलवटों से भर जाती थी। साथ ही साथ वह बोलचाल में भी ग्रामीण भाषा का प्रयोग करती थी। इन सब कारणों से भक्तिन ने लेखिका को देहाती बना दिया था। आशा है आपको यह पाठ्य वस्तु समझ आई होगी। धन्यवाद।